गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रश्नों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यह टॉपिक प्रश्नों के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है यह किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो शब्द आपके सामने आते हैं। एक शब्द आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, और दूसरा शब्द है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास। एक है इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सवाल यह उठता है कि दोनों एक ही चीजें हैं या दोनों अलग अलग चीजें हैं? तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें डिफाइन करना हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम डिफाइन करते हुए कह सकते हैं कि लंबे समय तक पर कैपिटा इनकम में होने वाली निरंतर वृद्धि क्या कहलाएगी? कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम during the longer interval will called economic growth। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अगर इसको देखें तो यह भौतिक विकास का संकेतक है। यह इंडिकेटर है, फिजिकल इंडिकेटर है, भौतिक संकेतक है। नहीं? और यहां पर अगर आप देखें दूसरी बात जो आप कह सकते यह मात्रात्मक संकल्पना है। यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ में हम ग्रोथ को क्वांटिटेटिव तरीके से मेजर करते हैं और क्वांटिटेटिव तरीके से मेजर करते हैं का मतलब मात्रात्मक तरीके से इसकी माप करते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर के रूप में अगर आप देखें तो क्या किस किस की चीज की चर्चा आती है? जीडीपी की चर्चा आती है, जीएनपी की चर्चा आती है, एनडीपी की चर्चा आती है, एनएनपी की चर्चा आती है। जीडीपी की चर्चा आती है, जीएनपी की चर्चा आती है, एनडीपी की चर्चा आती है, एनएनपी की चर्चा आती है, पर कैपिटा इनकम की चर्चा आती है। और आजकल देखेंगे तो जीडीपी की जगह पर एक नया इंडिकेटर पॉपुलर हो रहा है और वह नया इंडिकेटर क्या है? GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन
तो इसके जरिए हम किसको इंडिकेट करते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट करते। बातें स्पष्ट हुई? नहीं, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जो ऑडिटर के इंटरव्यू चल रहे हैं या सामान्यतः जब भी आप इंटरव्यू देते हैं उसके कंटेक्स्ट में ध्यान रखिए, अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है या अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ पूछे जाते हैं तो सामान्यतः देखिएगा बेसिक चीजों को पिक किया जाता है इंटरव्यू में। बहुत भारी भारी चीजें नहीं पूछी जाती या अपेक्षाकृत कम पूछी जाती, बेसिक चीजों को पिक किया जाता है। और सबसे ज्यादा बच्चे कहां पर फंसते हैं? बेसिक में जाकर के फंसते। ठीक है, अभी जो ऑडिटर का इंटरव्यू चल रहा उसमें एक पैटर्न देखा गया है कि जो भी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है या ऑप्शनल है, ब्लैक बोर्ड सामने पड़ा हुआ है, वहां पर खड़ा होकर के पूछा जाता है और आपको डिलीवर करने के लिए कहा जाता है। तो इस चीज को आप समझें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की अहमियत को समझें। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर यह है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर आप डिफाइन करना चाहते तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करने का बड़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ विथ इक्विटी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समता के साथ आर्थिक समृद्धि। नहीं, 12th के स्तर पर एपीजीपी एचपी पढ़ा होगा, नहीं? प्रोग्रेशन, जिसमें मीन निकालने के तरीके को बतलाया जाता है। और मीन निकालने के तरीके को बतलाया जाता तो उस स्थिति में जाकर के देखें एएम और जीएम, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, अंक गणितीय माध्य और ज्यामितिक माध्य में क्या अंतर होता है? अंक गणितीय माध्य जो है उसमें हम क्या करते, जितने का एवरेज निकालना है सारे को जोड़ करके उतने से भाग दे देते, अरिथमेटिक मीन प्राप्त होता। नहीं, तो अरिथमेटिक मीन के जरिए आप एग्जैक्ट प्रोग्रेस को इंडिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, अरिथमेटिक मीन जो है वह इकोनॉमिक ग्रोथ को तो इंडिकेट कर सकता, लेकिन अरिथमेटिक मीन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंडिकेट नहीं कर सकता। आप इस चीज को, जैसे यहां पर हम जितने आदमी इंक्लूडिंग मी, तो अगर अरिथमेटिक मीन निकालेंगे नहीं तो उस स्थिति में सबके इनकम को हम जोड़ देंगे और उतने से भाग दे देंगे। इसमें हो सकता है कि आपका इनकम स्थिर रहे और मेरा इनकम तेजी से बढ़े, नहीं? तो उस स्थिति में एएम के जरिए अगर आप चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे और एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की हम कोशिश करें कि पर कैपिटा इनकम में साल भर में इतनी की वृद्धि हुई, तो इसके आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी मेजर इंप्रूवमेंट हुआ होगा। यह कंक्लूजन सही होगा। सवाल यह उठता कि उस वृद्धि से आप कहां तक बेनिफिटेड हो रहे हैं, नहीं? क्योंकि 10 लोगों की आय 10-10 हजार रुपए है और 11वें की आय जो है 11 करोड़ रुपया है, तो ऑटोमेटिकली एवरेज क्या होगा? एवरेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, नहीं? तो इसलिए अगर आप देखें जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो रियल सिचुएशन को इंडिकेट करता हुआ आता, नहीं? यह जो एनामोलीज है उसको ज्योमेट्रिक मीन क्या करता है? दूर करने का काम करता।
तो यहां पर अगर देखें इकोनॉमिक ग्रोथ विथ इक्विटी, समता के साथ आर्थिक समृद्धि क्या कहलाएगी? इसे आर्थिक विकास कहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। और जब ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ विथ इक्विटी होगा तो इसके साथ ऑटोमेटिकली इसका परिणाम क्या होगा? इसके रिजल्ट को जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार होगा, जीवन स्तर में सुधार होगा। और जीवन स्तर में सुधार का मतलब क्या है? इसका मतलब है हेल्थ, इसका मतलब है एजुकेशन, इसका मतलब है अदर फैसिलिटीज। नहीं, अब सवाल यह उठता, अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? यह मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक प्रगति को दर्शाता है। यह मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक प्रगति को दर्शाता है। नहीं, और इस कंटेक्स्ट में देखें तो यह भौतिक विकास के साथ साथ क्या करता? सामाजिक विकास का भी संकेतक है। यह भौतिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास का भी संकेतक है। नहीं, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम क्या पाएंगे? इसका इंडिकेटर कौन होगा? मानव विकास के विभिन्न संकेतक। नहीं, सामाजिक आर्थिक विकास के विभिन्न संकेतक। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित संकेतक। मानव विकास से संबंधित संकेतक, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित संकेतक। नहीं, अगर आप जाकर के देखें, नहीं तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो करेंटली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? इन्हीं के अंतर्गत आएंगी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स। नहीं, उसके बाद आप जाकर के देखें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ये सब किसकी दिशा में संकेत करते हुए आते? ये आर्थिक समृद्धि के संकेतक नहीं है, ये आर्थिक विकास के संकेतक है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब सवाल यह उठता, इस चीज को समझें। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि आर्थिक समृद्धि का आर्थिक विकास में रूपांतरण कब होगा?
इसके लिए आवश्यकता किस बात की होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रूपांतरण कब होगा? नहीं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रूपांतरण के लिए जरूरी है नीड्स। किस चीज की जरूरत है? तो आर्थिक समृद्धि के लाभों के समतापूर्ण मूलक वितरण की, इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट के समतामूलक वितरण की। Equitable distribution of the benefit of economic growth इतनी बातें स्पष्ट हुई। और आर्थिक समृद्धि के लाभों का समतापूर्वक वितरण कब होगा? ऐसा कब होगा? नहीं, तो अगर आप जाकर के देखें, इसके लिए जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रक्रिया समावेशी हो। जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रक्रिया समावेशी नहीं होगी, तब तक आर्थिक समृद्धि के लाभों का समतापूर्वक वितरण नहीं होगा। नहीं, अब सवाल यह उठता कि इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोग्रेस के प्रक्रिया के समावेशी होने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि ग्रोथ प्रोसेस में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी हो। जब ग्रोथ प्रोसेस में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी हो, जितने अधिक लोगों की भागीदारी होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस उतना ही इंक्लूसिव होगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस जितना इंक्लूसिव होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की संभावना उतनी ज्यादा होगी, समतामूलक वितरण की संभावना उतनी ज्यादा होगी। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, ग्रोथ प्रोसेस में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी कब संभव होगी? नहीं, तो इसके लिए जरूरत क्या है? नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी helpful in job creation। जब तक आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार अवसरों का सृजन नहीं होगा, तब तक ग्रोथ प्रोसेस में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी संभव नहीं होगी। और उस भागीदारी के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ समावेशी नहीं होगा। नहीं, और ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक ग्रोथ के लाभों का समतापूर्वक वितरण संभव नहीं होगा। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, तो इसे क्या कहा गया?
तीसरा समावेशी समृद्धि। इंक्लूसिव ग्रोथ। नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ की संकल्पना क्या करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी पर बल देगी, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो ऐसी समृद्धि क्या कहलाएगी? ऐसी समृद्धि समावेशी समृद्धि कहलाएगी, इंक्लूसिव ग्रोथ कहलाएगी। समावेशी समृद्धि कह लें, समावेशी विकास कह लें। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक में? तो इसका मतलब यह हो सकता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वह इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, वह इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आधार भी तैयार कर सकता है, और वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आधार नहीं भी तैयार कर सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ट्रांसलेट हो रहा है या नहीं, यह किस बात पर निर्भर करेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस इंक्लूसिव है या नहीं। जितना इंक्लूसिव होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ट्रांसलेट करने की संभावना उतनी ज्यादा होगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रक्रिया जितनी नॉन इंक्लूसिव होगी, जितनी गैर समावेशी होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ट्रांसलेट करने की संभावना उतनी ही कम होगी। कितनी बातें स्पष्ट हुई? अब चौथी बात को, चौथा कंटेक्स्ट क्या है? तो चौथा कंटेक्स्ट है सतत विकास। इसको अवलंब विकास भी कहते हैं। सतत विकास को अवलंब विकास भी कहते हैं। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सवाल यह उठता कि यह जो सतत विकास है, यह जो अवलंब विकास है, इस सतत विकास या अवलंब विकास को कैसे हम डिफाइन करें? तो दरअसल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किसकी जरूरत होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है। और जब इंट्रोडक्टरी सेशन ले रहा था इकोनॉमी पर, तो उस इंट्रोडक्टरी सेशन के क्रम में हमने एक बात कही थी। हमने इस बात की चर्चा की थी कि इकोनॉमिक्स को अगर इकोनॉमी को समझना है तो दो चीजों को समझे। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं एक, और उसकी पूर्ति के साधन सीमित है। अनलिमिटेड डिजायर, लिमिटेड रिसोर्सेज। इन दोनों के बीच जो है स्ट्राइकिंग बैलेंस हमें क्रिएट करना होता नहीं। और अगर इन दोनों के बीच स्ट्राइकिंग बैलेंस क्रिएट करना है तो इसके लिए आवश्यकता किस बात की होगी? तो इसके लिए आवश्यकता इस बात की है, एक,
जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज का रैशनल यूटिलाइजेशन हम इंश्योर करें। जो संसाधन है उन संसाधनों का विवेक सम्मत दोहन किया जाए। ठीक है, बिना विवेक सम्मत दोहन के ऐसा संभव नहीं होगा। और दूसरा है रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को इंश्योर करना होगा। संसाधनों के अधिकतम दोहन को इंश्योर करना होगा, इष्टतम दोहन को इंश्योर करना होगा। अब इन दोनों के मतलब को आप समझें, और इन दोनों के मतलब को आप समझेंगे तो आप क्या पाएंगे? नहीं, ये जो सतत विकास की संकल्पना है 1972 में आती है। स्टॉकहोम सम्मेलन। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूएनओ का मानव पर्यावरण पर जो सम्मेलन हुआ था, यूएनओ का मानव पर्यावरण पर जो सम्मेलन है, उसी के अंत में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन किया गया था, स्टॉकहोम उद्घोषणा हुई, और उसी स्टॉकहोम उद्घोषणा ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा पहली बार की। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो संसाधनों के विवेक सम्मत दोहन का मतलब क्या है? नहीं, रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? संसाधनों का इस प्रकार इस्तेमाल ताकि वह हमारी वर्तमान जरूरतों को भी पूरा कर सके। नहीं, utilization of resources in such a manner which can respond our current needs ठीक है, वर्तमान जरूरतों को भी पूरा कर सके और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संसाधनों की उपलब्धता संभव हो सके। नहीं, तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं क्या? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट which can be sustained ऐसी समृद्धि एवं विकास जिसकी निरंतरता भविष्य में भी सुनिश्चित की जा सके।
growth and development which continuity can be ensured in future also. और इसके लिए जरूरत क्या है? इसके लिए जरूरत क्या है? तो भविष्य के लिए संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर ऑल्सो. आप अगर जाकर के देखें, किस्सा सुनते होंगे घर में पिताजी से, दादाजी से, गांव के किसी आदमी के बारे में, ठीक है, कि एक दौर था जब उसके पास इतने बीघे जमीन थे. नहीं, एक नालायक बेटा निकला, खाना पीना शुरू किया और पता चला धूर धूर हाथ से निकल गया. बीघे की बात छोड़ दें, कट्ठे की बात छोड़ दें, धूर भी हाथ से निकल गया. नहीं, जमीन की एक खासियत होती है. नहीं, जमीन की खासियत यह होती कि जब बेचने जाते हैं तभी उसकी कीमत का पता चलता है. जब तक वो जमीन आपके पास है तब तक कीमत का पता नहीं चलता. नहीं, क्योंकि 1 बीघा जमीन सड़क के किनारे हो या 1 बीघा जमीन जो है सुदूर सीमांत इलाके में हो, उपजा तो कमोबेश बराबर ही होगी, उसमें कोई फर्क आएगा. लेकिन जब बेचने जाएंगे तो रेट में नहीं. और एक बार बेच लिया आपने, फिर उसकी अहमियत क्या होती? ना आपके पास है, ना उसकी अहमियत आपके लिए है. तो इस चीज को समझे. अब सवाल यह उठता, यहां पर ध्यान रखें कि ग्रोथ इंक्लूसिव हो, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है. ग्रोथ इंक्लूसिव हो, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि वह सस्टेनेबल भी हो. सस्टेनेबल ग्रोथ जो होगा उसमें इंक्लूसिवनेस की संभावना कंपैरेटिवली ज्यादा होगी. ठीक है. अगर वह सस्टेनेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, अगर वह सस्टेनेबल नहीं है तो वह इंक्लूसिव होगा, इसमें संदेह है नहीं. तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, समावेशी समृद्धि की पूर्व शर्त क्या है? अब इसका मतलब समझ में आया कि ग्रोथ अगर सस्टेनेबल होगा तभी इंक्लूसिव होगा, अदरवाइज नहीं. इसका मतलब समझ में आया कि नहीं? समझा सकते हैं? बतलाइए. सोचने के तरीके उसको थोड़ा बदलें. घर में कई बार ऐसा हुआ है या होता है कि रोटी या सब्जी घट गई. नहीं, किसी दिन बढ़िया खाना बना, बच्चों ने दबा के खाया. नहीं, तो जब रोटी या सब्जी घट जाती है, नहीं, तो पिताजी का हिस्सा कम हो जाता होगा. हाँ, मम्मी का हिस्सा कम होता है. कभी ऐसा सिचुएशन हो तो भाई का हिस्सा कम होता है या बहन का हिस्सा? क्यों?
रीजन? हाँ, पितृसत्तात्मक समाज है। इसका मतलब यह है कि अगर ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट जो है अलग अलग लोगों पर अलग अलग पड़ता है। जो साधन संपन्न लोग हैं, जो वेल टू डू स्थिति में हैं, अगर आप देखें तो रिसोर्सेज तक उनकी पहुंच बनी रहेगी या नहीं? रिसोर्सेज तक उनकी पहुंच बनी रहेगी नहीं? लेकिन जो डिप्राइव्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, अगर ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है तो पहला इंपैक्ट किन पर पड़ेगा? जो डिप्राइव्ड और मार्जिनलाइज्ड है नहीं? जैसे क्लाइमेटिक चेंजेज के इंपैक्ट को अगर पढ़ रहे होंगे, टॉपिक है ना, एक करेंट में भी है और साइंस एंड टेक में भी है, तो क्लाइमेटिक चेंजेज के इंपैक्ट की बात देखें तो क्लाइमेटिक चेंजेज उन लोगों को प्रभावित नहीं कर रहा है उतना जो साधन संपन्न है नहीं? एसी गाड़ी और एसी रूम में रहने वाले, एसी ऑफिस में रहने वाले को क्या मतलब है कि पटना में कितनी गर्मी है, बारिश हो रही है या नहीं, या ह्यूमिडिटी कितनी है, और ह्यूमिडिटी वाली गर्मी कितनी परेशानी पैदा करती है? फर्क पड़ेगा? फर्क किसको पड़ेगा? तो फर्क उनको पड़ेगा जिनके पास संसाधन नहीं है नहीं? एसी की बात छोड़ दें, कूलर की बात छोड़ दें नहीं, पंखे तक की सुविधा जिनके पास उपलब्ध नहीं है नहीं, जिन्हें खुले आसमान के नीचे काम करना पड़ता है, फर्क वहां पड़ेगा ना? अब बातें समझ में आई या नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? चार चीजों की मैंने चर्चा की। इकोनॉमिक ग्रोथ की चर्चा की मैंने आपके साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की चर्चा मैंने आपके साथ की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चर्चा मैंने आपके साथ की, फिर चर्चा मैंने आपके साथ की समावेशी समृद्धि, इंक्लूसिव ग्रोथ की, और फिर चर्चा हमने की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। बढ़े यहां से आगे? यहां से आगे बढ़े? कोई डाउट यहां तक? अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो जिन चीजों की हमने आपके साथ चर्चा की, अब डिजाइन हम फिर करते। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि। तो अगर हम आर्थिक समृद्धि को देखें तो आर्थिक समृद्धि, ठीक है, समावेशी भी हो सकती है,
और आर्थिक समृद्धि असमावेशी भी हो सकती है। दोनों हो सकते। आर्थिक समृद्धि अगर समावेशी समृद्धि होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ का रूपांतरण किसमें होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और इकोनॉमिक ग्रोथ अगर असमावेशी होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर असमावेशी होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रूपांतरण संभव होगा? बताइए। तब इकोनॉमिक ग्रोथ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रूपांतरण नहीं होगा। तो ऐसा ग्रोथ कैसा होगा? इनइक्विटेबल होगा, इक्विटेबल की बजाय नहीं। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नॉन इंक्लूसिव होगा, असमावेशी होगा, तो यह एक्सक्लूजन को बढ़ाएगा, समाज में बहिष्करण को बढ़ाएगा। क्योंकि कुछ लोग तो बेनिफिटेड होंगे ग्रोथ के बेनिफिट से, और बड़ी संख्या में लोग उस बेनिफिट से वंचित रहेंगे। नहीं तो जो समूह इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट से वंचित होगा, उसमें उस ग्रोथ के प्रति असंतोष पैदा होगा। नहीं, और जब उसके उस ग्रोथ के प्रति उसमें असंतोष पैदा होगा तो वह डिस्कंटेंट रिफ्लेक्ट होगा एक्शन में। और जब वह डिस्कंटेंट, जब वह रिसेंटमेंट एक्शन में रिफ्लेक्ट होगा तो वो किसके लिए समस्या क्रिएट करेगा? ऑब्वियसली वह समस्या क्रिएट करेगा लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर। और जब लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर समस्या क्रिएट होगा तो डिटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या है? अपने आप में बाधा है। नहीं तो इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ का समावेशी होना खुद इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी के लिए भी जरूरी है। दूसरा, अगर इसी कंटेक्स्ट में देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सतत भी हो सकता और यह असतत भी। सस्टेनेबल भी हो सकता है और यह सस्टेनेबल नहीं भी हो सकता है। नहीं? अगर यह सस्टेनेबल होगा तो उस स्थिति में क्या होगा? इसके समावेशी होने की संभावना की संभावना होगी। नहीं तो अब सवाल उठता कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है समावेशी भी हो और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सतत भी हो। इसके लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? इसके लिए आवश्यकता होगी प्लानिंग की। आयोजन की। और यह प्लानिंग क्या करेगा?
इकोनॉमिक ग्रोथ की के इंक्लूसिवनेस को इंश्योर करता हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करता हुआ, आर्थिक समृद्धि की समावेशिता को सुनिश्चित करता हुआ, आर्थिक समृद्धि के सातत्य को सुनिश्चित करता हुआ, आर्थिक समृद्धि के आर्थिक विकास में रूपांतरण को सुनिश्चित करेगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई? कोई डाउट इसमें? नहीं। तो अगर हम प्लानिंग को डिफाइन करें तो प्लानिंग क्या है? नहीं। तो प्लानिंग विशिष्ट प्रकार की रणनीति है। यह विशिष्ट प्रकार की रणनीति है, स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है। जिस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के सहारे हम क्या करते हैं? जिस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के सहारे हम क्या करते हैं? तो जिस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के सहारे निश्चित समय सीमा में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में नहीं तो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप जो निर्धारित लक्ष्य हैं, निर्धारित लक्ष्यों को और इस क्रम में प्लानिंग के जरिए हम क्या करते? नहीं, संसाधनों के रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को इंश्योर करते, संसाधनों के इष्टतम दोहन को सुनिश्चित करना, और रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को इंश्योर करते हुए हम क्या करते? रिसोर्सेज पर जो प्रेशर है उसको कम करने का काम करते, संसाधनों पर जो दबाव है जब संसाधनों के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को हम इंश्योर करते हैं तो रिसोर्सेज पर प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा। नहीं, आगे क्या करते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को क्या करते हैं? मैक्सिमाइज करना। नहीं, उसकी समावेशिता को उसके इंक्लूसिवनेस को सुनिश्चित करना। नहीं, उसके सातत्य को सुनिश्चित करना।
तो 5 चीजों की अब तक हमने चर्चा की। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, हमने उसकी चर्चा की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, हमने उसकी चर्चा की। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, उसकी चर्चा हमने की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसकी चर्चा की। और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ट्रांसलेट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के इंक्लूसिवनेस को इंश्योर करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जिस विशिष्ट प्रकार की रणनीति की जरूरत होती, उसी रणनीति को क्या कहते? प्लानिंग करते। नहीं तो प्लानिंग के जरिए हम क्या करते? सबसे पहले हम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का निर्धारण करते। नहीं, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं और पूर्ति के साधन सीमित हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हमारे पास हमारी क्या हैं, और उन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए जो है संसाधन को की उपलब्धता क्या है, तो इसके मद्देनजर हम राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करते एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और प्लानिंग के जरिए उस लक्ष्य को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करते। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हमारी कोशिश होती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की और मैक्सिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की। नहीं, और इसके अलावा हम उसके इंक्लूसिवनेस को भी इंश्योर करते, उसकी सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर करते। बढ़े यहां से आगे। अब अगर हम देखें अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु है इकोनॉमिक ग्रोथ साइकिल। आर्थिक समृद्धि चक्र। लेकिन इस इकोनॉमिक ग्रोथ साइकिल पर जाने के पहले आवश्यकता इस बात की है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ के डिफरेंट इंडिकेटर को हम समझें। एक इंडिकेटर क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज सकल घरेलू उत्पाद, और इसी का एब्रिविएशन क्या है? जीडीपी। जीडीपी को डिफाइन करते हुए क्या कहा गया? नहीं, तो इसको डिफाइन करते हुए कहा गया है किसी वित्तीय वर्ष में और यह जो वित्त वर्ष है, वित्त वर्ष हमारा क्या है? नहीं, तो हमारा जो वित्त वर्ष है वह है 1 अप्रैल से 31 मार्च। किसी वित्त वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर, इन एनी फाइनेंशियल ईयर विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर
तो वित्त वर्ष तो बात समझ में आ गई। घरेलू सीमा का मतलब क्या है, पहले परिभाषा पूरा कर देते। अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का नहीं, कुल मौद्रिक मूल्य मतलब यह कि विदिन द in a particular financial year, the monetary value of goods and services finally produced within the domestic boundary of that country is called GDP. नहीं? अब घरेलू सीमा क्या हो गई, आप गौर करें। नहीं? ठीक है, अगर ये भारत का नक्शा है, ठीक है, तो ये क्या है, भौगोलिक सीमा। ज्योग्राफिकल बाउंड्री। नहीं, और यह क्या है, डोमेस्टिक बाउंड्री। दैट इज घरेलू सीमा। और दोनों के बीच जो दूरी है, डिस्टेंस जो है बिटवीन ज्योग्राफिकल बाउंड्री एंड डोमेस्टिक बाउंड्री, यह कितना है, 12 नॉटिकल माइल। समुद्री दूरी को किसके जरिए इंडिकेट करते हैं, नॉटिकल, NM इंडिकेट करेगा नॉटिकल मील को, या समुद्री दूरी का संकेतक है। बातें स्पष्ट हुई। अगर आप देखें किसी देश की संप्रभुता का विस्तार, सॉवरेंटी का विस्तार कहां तक होता, डोमेस्टिक बाउंड्री तक, ज्योग्राफिकल बाउंड्री तक नहीं, डोमेस्टिक बाउंड्री तक उसका विस्तार होता है। मतलब इसके अंदर यहां तक इसकी संप्रभुता का विस्तार होगा।
इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो ये घरेलू सीमा का मतलब समझ में आया। यहां पर हमने वित्त वर्ष की बात की, यहां पर हमने घरेलू सीमा को डिफाइन किया, और घरेलू सीमा को डिफाइन करते हुए क्या कहा, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री प्लस 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। नहीं, अगर वह देश तटवर्ती है, अगर वह देश कोस्टल कंट्री है, तो घरेलू सीमा और ज्योग्राफिकल सीमा क्या होगी, डोमेस्टिक बाउंड्री और ज्योग्राफिकल बाउंड्री अलग अलग होगा। और अगर वह कोस्टल कंट्री नहीं है तो डोमेस्टिक बाउंड्री और ज्योग्राफिकल बाउंड्री एक ही होगी। यहां पर एक और चीज ध्यान रखें, एक और शब्द की चर्चा आती है, और वह शब्द क्या है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र जो है, यह EEZ कहलाता है। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। तो ये है ज्योग्राफिकल बाउंड्री प्लस 200 नॉटिकल मील तक का समुद्री क्षेत्र। नहीं? अब एक प्रश्न आप पूछ सकते कि घरेलू सीमा और EEZ में क्या अंतर है। तो घरेलू सीमा तक आपने देखा संप्रभुता का विस्तार होता, ठीक है, और EEZ तक संप्रभुता का विस्तार नहीं होता। यह पहला अंतर है। ठीक है, अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो डोमेस्टिक बाउंड्री में इंटर करने के पहले उस देश से परमिशन लेना होगा जिसकी वह डोमेस्टिक बाउंड्री है, अदरवाइज वह क्या माना जाएगा, बिना परमिशन की एंट्री जो है एग्रेशन मानी जाएगी, आक्रमण माना जाएगा। ठीक है, EEZ के कंटेक्स्ट में देखें तो EEZ जो है, इस क्षेत्र में जो मेरीटाइम रिसोर्सेज होते, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में जो समुद्री संसाधन उपलब्ध होते हैं, उन समुद्री संसाधनों के दोहन का अधिकार किसके पास होता, उस देश के पास होता है जिसके पास, जिसका वह EEZ होता। और इसीलिए EEZ के बारे में कहा जाता है कि EEZ में राजनीतिक संप्रभुता का विस्तार नहीं होता, लेकिन आर्थिक संप्रभुता का विस्तार होता है। नहीं, क्योंकि कोई भी देश अपने EEZ में मौजूद मेरीटाइम रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन और यूटिलाइजेशन के लिए स्वतंत्र होता, उसके दोहन के लिए स्वतंत्र होता है। अंतर समझ में आया। और तीसरी चीज, EEZ का जो मेरीटाइम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी है, ठीक है, समुद्री पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण की जिम्मेवारी किसकी होती, उस देश की होती है जिसका वह EEZ है। इसलिए देखेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित कानून का विस्तार EEZ तक होता है।
बातें स्पष्ट हुई? बढ़े आगे। अब अगला टर्म क्या है? अंतिम रूप से उत्पादित। यहां पर फाइनल प्रोडक्शन की बात की गई है। नहीं, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर फाइनली प्रोड्यूस्ड की बात की गई है। क्यों? दोहराव से बचने के लिए। ठीक है, इसका मतलब समझें। जैसे किसानों ने गेहूं का उत्पादन किया, नहीं, आशीर्वाद या शक्तिभोग कंपनी जो है उसने किसानों से गेहूं ली, गेहूं को आटे में तब्दील किया, उसकी पैकेजिंग की और उस पर अपनी ब्रांड चिपकाया। वह आटा बाजार में गया। ठीक है, अब जब वह आटा बाजार में गया तो उस आटे को किसी ने लिया, उसने ब्रेड बनाया। नहीं, यह तीसरा स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है। पहला स्टेज गेहूं, दूसरा स्टेज फ्लोर, तीसरा स्टेज ब्रेड। अब वहां से मैकडोनाल्ड, पिज्जा हट या डोमिनो ने लिया उस ब्रेड को, नहीं, और उस ब्रेड को किस में कन्वर्ट किया? पिज्जा में कन्वर्ट किया, बर्गर में कन्वर्ट किया, नहीं, सैंडविच में कन्वर्ट किया। तो ये तो 4 प्रोडक्शन के स्टेज दिखे ना। इसमें अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो पता चला हमने गेहूं को भी कैलकुलेट कर लिया, हमने क्या किया, आटा को भी कैलकुलेट कर लिया, हमने क्या किया, ब्रेड को भी कैलकुलेट कर लिया, और हमने पिज्जा, बर्गर, सैंडविच को भी कैलकुलेट कर लिया। नहीं, तो इसमें दोहराव होगा या नहीं? और दोहराव नहीं, चौहराव होगा। नहीं, तो रियल प्रोडक्शन का पता चलेगा। रियल प्रोडक्शन का पता लगाना है तो केवल हमने फाइनल प्रोडक्ट क्या है, बर्गर है, पिज्जा है, सैंडविच है, अगर हमने उसके मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया तो उसके अंतर्गत तो ब्रेड भी आ जाएगा, आटा भी आ जाएगा, गेहूं भी आ जाएगा, सबकी कीमत समाहित है। नहीं, तो उससे एग्जैक्ट प्रोडक्शन का पता चलता। अब बातें स्पष्ट हुई? तो इसलिए अगर आप देखें तो जीडीपी में फाइनल प्रोडक्ट के मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता। कोई डाउट नहीं? अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, जीडीपी की गणना अगर आप देखें तो 2 आधारों पर की जाती है। ठीक है, या जीडीपी के प्रकारों की बात करूं तो नॉमिनल जीडीपी की बात आती है, और दूसरा जीडीपी एट पीपीपी की बात आती है।
ठीक है, पीपीपी की बात आती। नॉमिनल जीडीपी क्या है? नहीं, तो नॉमिनल जीडीपी को हम डिफाइन करें तो हम यह कह सकते हैं बाजार दर पर जो जीडीपी होती, अर्थात जीडीपी एट मार्केट प्राइस, उसी को क्या कहते हैं? नहीं, इसको आप चालू कीमत पर भी कह सकते, करेंट प्राइस पर जीडीपी। और जीडीपी एट पीपीपी में क्या करते हैं? बाजार कीमत पर जीडीपी का लें, चालू कीमत पर, चालू कीमत ही बाजार कीमत होती है, चालू कीमत पर जीडीपी का लें, यह क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी। नहीं, और जीडीपी एट पीपीपी क्या होगा? नहीं, तो जीडीपी एट पीपीपी में हम क्या करते? पीपीपी का फुल फॉर्म है परचेजिंग पावर पैरिटी। क्रय शक्ति समता। पीपीपी की संकल्पना जो है 1993 में आईएमएफ के द्वारा दी गई थी। बाद में ठीक है, अगर हम यहां बात करें, पीपीपी मीन्स परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता। 1993 में आईएमएफ द्वारा दी गई संकल्पना। बाद में वर्ल्ड बैंक ने भी इसको अपनाया। नहीं, इसका पर्पस क्या था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमी की तुलना को आसान बनाना। जब भी आप तुलना करते हैं, इस तुलना के लिए इसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना। इसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना। ठीक है, जब दो अर्थव्यवस्था की तुलना करते हैं, अब थोड़ा सा रुक करके सोचिए, यहां से आगे बाहर निकलिए, देश की बात छोड़ दें। अगर कोई व्यक्ति महेंद्रू में रहता है या बाजार समिति में रहता है, कोई व्यक्ति राजेंद्र नगर में रहता है,
कोई व्यक्ति बोरिंग रोड में रहता है और कोई व्यक्ति सगुना मोड़ पर रहता है। चारों जगहों पर अगर इमेजिन हम करें ABCD, 4 व्यक्ति, चारों की आय 10,000 रुपये है, नहीं तो किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति उस 10,000 रुपये में बेहतर जीवन को जिएगा? सगुना मोड़ में रहने वाला व्यक्ति, बोरिंग रोड में रहने वाला व्यक्ति, राजेंद्र नगर में रहने वाला व्यक्ति, या बाजार समिति और महेंद्रू में रहने वाला व्यक्ति? बाजार समिति में रहने वाला व्यक्ति। क्यों? कारण यह कि अगर बोरिंग रोड चले जाएं, बाजार सगुना मोड़ चले जाएं या राजेंद्र नगर चले जाएं, तो रुपए का परचेजिंग पावर कम है, मनी का परचेजिंग पावर कम है। लेकिन बाजार समिति में जाकर के देखेंगे तो परचेजिंग पावर कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा की कीमत का जो निर्धारण होता, प्राइस का डिटर्मिनेशन होता, उस प्राइस के डिटर्मिनेशन में और सारी चीजों के अलावा एक और चीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और वह क्या है? वह है लोगों के परचेजिंग पावर की। जहां के लोगों का परचेजिंग पावर बेहतर होगा, वहां पर कीमतें स्वाभाविक रूप से अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। जहां पर परचेजिंग पावर कम होगा, वहां पर कीमतें अपेक्षाकृत कम होगी। इतनी बातें स्पष्ट हुई या नहीं? अब अगर आप गौर करें तो अगर हमें तुलना करनी है, चारों जगह के लोगों की आय 10,000 रुपये है, ABCD चारों की आय 10,000 रुपये है, तो किसका जीवन स्तर बेहतर होगा? अगर सीधे इसके आधार पर हम यह कह दें कि 4 इलाकों में रहने वाले ये चारों लोग जो हैं, नहीं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है सिमिलर होगा? नहीं, एक ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा? यह कहना सही होगा? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि उनकी आय को हमें परचेजिंग पावर के कंटेक्स्ट में क्या करना होगा? मॉडिफाई करना होगा। नहीं, हम जरूरत की वस्तुओं और सेवाओं से एक बास्केट तैयार करेंगे और उस बास्केट का देखेंगे उतनी मात्रा में उतनी वस्तुएं और सेवाएं अगर बाजार समिति में परचेज की जाए तो कितना खर्च करना पड़ेगा, राजेंद्र नगर में कितना खर्च करना पड़ेगा, बोरिंग रोड में कितना खर्च करना पड़ेगा और सगुना मोड़ में कितना खर्च करना पड़ेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि उस 10,000 रुपए का परचेजिंग पावर चारों जगह उसमें कितना फर्क है, कितना वेरी कर रहा है। और जितना वेरी कर रहा है उस हिसाब से हमें इनकम को मॉडिफाई करना होगा, और इनकम को मॉडिफाई करके तब हमें चारों की तुलना करनी होगी। तो यहां तो पटना के 4 इलाकों की बात की, ये 4 इलाके 4 देश भी हो सकते हैं, नहीं? तो इसलिए जब आप तुलना करते हैं तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप देखें, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा प्रगति मैदान में भारत महामंडपम का उद्घाटन करते हुए कि हमारे तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। नहीं? और अगर मैं कहूं कि भारत की अर्थव्यवस्था आज भी दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है, तो क्या ऐसा कहना गलत होगा? बतलाइए। नहीं, नहीं, बस क्या है, कंटेक्स्ट अलग अलग है। अगर हम नॉमिनल जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वें नंबर पर है नॉमिनल जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब हम
उसको परचेजिंग पावर पैरिटी के कंटेक्स्ट में एडजस्ट करते हैं, तो पीपीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती है। ये बेसिक डिफरेंस है। नहीं तो प्रधानमंत्री जी भी सही कह रहे हैं, मैं भी सही कह रहा, दोनों आदमी सही कह रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि उनको चौथा और पांचवा टर्म भी मिले, ठीक है, ताकि तीसरी से वो दूसरी और पहले नंबर पर ला सके। नहीं, 10 में से तीसरे नंबर पर आना मुश्किल नहीं था, लेकिन तीसरे से दूसरे नंबर पर आना जो है, नहीं, दिन में तारे भी दिख जाएंगे और दिन में चांद भी दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरे और 10वें के बीच गैप कम था, नहीं, इसलिए रैंकिंग इंप्रूवमेंट आसान था। अब अगर जाकर के देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था जिस समय दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, उस समय भारत की जीडीपी 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास होगी, मतलब 5 ट्रिलियन से स्लाइट ऊपर होगी। और उस समय चीन की जीडीपी कितने होगी? तो उस समय चीन की जीडीपी करीब करीब 25 ट्रिलियन के आसपास होगी, भारत की जीडीपी से 5 गुनी होगी। नहीं, अब अंदाजा लगा लें ना कि वो 5 टर्म क्या आगे 8 टर्म भी मिल जाए तो ये मुमकिन नहीं होने जा रहा। नहीं, वो तभी ना होगा जब चीन हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे या कोलैप्स कर जाए। बातें ये स्पष्ट हुई है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो परचेजिंग पावर की पैरिटी के कॉन्सेप्ट की हमें आवश्यकता हुई दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए, और उस तुलनात्मक अध्ययन की एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए, उसकी सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए। और पीपीपी के लिए बेस ईयर जो है करेंटली इसके लिए जो बेस ईयर है वह बेस ईयर 2017 है। और 2017 बेस ईयर जो है रिवाइज किया गया मई 2020 में, उसके पहले 2011 था। अब बातें स्पष्ट हुई? नहीं, तो ये जो कंटेक्स्ट हमने चर्चा की नॉमिनल जीडीपी की, नहीं, नॉमिनल जीडीपी में हम सिंपल करते नहीं, नियर के आधार पर नियर का मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब समझते हैं विनिमय दर। विनिमय दर का क्या मतलब है? नहीं, जिस दर पर घरेलू मुद्रा को घरेलू मुद्रा और विदेशी मुद्रा
इन दोनों को क्या किया जाता, एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, एक दूसरे में बदला जाता है। नहीं, उसी को नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं। नहीं, और दूसरा क्या होता, अंतर समझ जाएंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा रियर होता है। रियर मीन्स रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसमें क्या किया जाता, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को इन्फ्लेशन के साथ क्या किया जाता, मुद्रास्फीति के साथ समायोजित करना। तो नॉर्मली न्यूज़पेपर में जो आप देखते हैं वो क्या होता है, वह नियर होता है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट दिया जाता है ना कि $1 बराबर इतना रुपया, वो क्या है, नियर है। नहीं, जब उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करते हैं, अमेरिका में इन्फ्लेशन का क्या स्तर है, भारत में इन्फ्लेशन का क्या स्तर है, नहीं, जब उनको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जाता तब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट प्राप्त होता है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो नॉमिनल जीडीपी में हम क्या करते, तो नॉमिनल जीडीपी में हम नहीं, सामान्य विनिमय दर पर, नियर पर क्या करते, जीडीपी का पता लगाते, और जीडीपी एट पीपीपी में क्या करते, परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या करते, तो जीडीपी एट पीपीपी में हम जो है परचेजिंग पावर को ध्यान में रखते हुए हम जीडीपी को मॉडिफाई करते हैं ताकि दुनिया के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। यहां तक बातें समझ में आई? बढ़ूं आगे। यहां अब अगर देखें जीडीपी के कंटेक्स्ट में, आप देखेंगे एट मार्केट प्राइस और एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। मार्केट प्राइस पर क्या होता है, करेंट प्राइस कहें, मार्केट नहीं। जीडीपी एट करेंट प्राइस अर्थात चालू कीमत पर, और इसको स्थिर कीमत पर। नहीं, तो जीडीपी एट मार्केट करेंट प्राइस क्या होता, बाजार प्रचलित दर पर जीडीपी। नहीं, ठीक है। और जब जीडीपी एट करेंट प्राइस को मुद्रास्फीति के साथ समायोजित करते,
जीडीपी एट करेंट प्राइस को जब मुद्रास्फीति के साथ समायोजित हम करते तो स्थिर कीमत पर जीडीपी का पता चलता है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का पता चलता। तो दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? इन्फ्लेशन का। स्थिर कीमत पर जीडीपी में इन्फ्लेशन के साथ या इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता, और यह इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता। एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता, दूसरा इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है। बातें ये स्पष्ट हुई? मुद्रास्फीति के साथ करंट प्राइस का समायोजन नहीं होगा, कांस्टेंट प्राइस का मुद्रास्फीति के साथ समायोजन होगा। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस के लिए आधार वर्ष की जरूरत होती है। जिसको क्या कहते हैं? बेस ईयर। और ये बेस ईयर क्या है? करेंट में 2011-12 बेस ईयर के रूप में इस्तेमाल किया जाता। अभी स्वीकार नहीं किया गया है। इसको प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव है 2020-21 का। और मेरे ख्याल से 2020-21 को स्वीकारने के रास्ते में कुछ व्यावहारिक समस्याएं भी, क्योंकि 2020-21 नॉर्मल ईयर नहीं है ना। तो नॉर्मली बेस ईयर जो पिक किया जाता है, किसको? नॉर्मल ईयर को पिक किया जाता। 2020-21 देखेंगे तो कोविड का जो है इफेक्ट अपने चरम पर है, इफेक्ट। और ये सारे प्रश्न के डायमेंशन है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि मतलब यूं ही बतलाने के लिए बतलाया जा रहा है। यहां तक बातें स्पष्ट हुई? तो दो चीजों की चर्चा की, नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी एट पीपीपी के फर्क की चर्चा की। दूसरा, जीडीपी एट करेंट प्राइस की चर्चा की, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस की चर्चा की। ठीक उसी प्रकार देखें जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट को साधन लागत नहीं, और बाजार कीमत। नहीं, अब बाजार कीमत का मतलब तो समझते हैं, बाजार में जो प्रचलित कीमत है उसके आधार पर जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगा। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट करंट प्राइस एक ही होगा। फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? नहीं, तो फैक्टर कॉस्ट जो हम निकालते उसका कंटेक्स्ट क्या है?
बाजार कीमत, ठीक है, प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर। मतलब मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, वो क्या कहलाएगा? यह जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। हम बाजार कीमत में साधन लागत, ऑब्वियसली ये कॉस्टिंग की बात कर रहा है नहीं, तो सब्सिडी को हम घटा क्यों रहे हैं, जोड़ क्यों रहे? बाजार कीमत में सब्सिडी को जोड़ क्यों रहे? क्योंकि सब्सिडी के कारण जो है कीमतें कम हो जाती हैं। सब्सिडाइज प्राइस जो है वह बाजार कीमत से कम होता, क्योंकि बाजार कीमत सब्सिडाइज होने की स्थिति में बाजार कीमत का भुगतान दो तरीके से होता, एक कंज्यूमर करता है और दूसरा कंज्यूमर के एवज में डिफरेंसेज को सरकार सब्सिडी के रूप में देती। इसलिए बाजार कीमत में सब्सिडी जोड़ दें तो हमें लागत का पता चलेगा। क्लियर? और इनडायरेक्ट टैक्स जो है, तो टैक्स के कारण कीमतें क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। नहीं, टैक्स के कारण कीमतें बढ़ जाती, इसलिए टैक्स को जब हम घटाते हैं तो हमें फैक्टर कॉस्ट पता चलता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? अगर कोई प्रश्न है तो बतलाइए। अभी मत उधर जाए, महंगाई, बस इतना समझिए, महंगाई का बढ़ना वो अपने आप में एक क्लास है। यहां तक में कोई दिक्कत? जाकर के आज काम कीजिए इस पर, कल फिर मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि कल हमें करना है, आज जितना बतलाया है ना टेक्निकल टर्म एक जगह समराइज कर दूंगा, क्योंकि इस टेक्निकल टर्म की जब जीएनपी की चर्चा करेंगे वहां भी जरूरत होगी, जब एनडीपी की चर्चा करेंगे वहां पर भी जरूरत होगी, और जब हम एनएनपी की चर्चा करेंगे वहां पर भी जरूरत होगी। ठीक है, बस इसको समझना है प्रॉपरली, रटना नहीं है। ठीक है, रटने की जरूरत तब पड़ती है जब आप समझते नहीं है, तो समझने की कोशिश करनी है। ओके, थैंक यू।